वेलकम बच्चों, वेलकम टू तिवारी सटी पाठशाला। तो बच्चों 10th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर सॉल्व एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन के साथ में सॉल्व एग्जांपल करेंगे। तो चलिए टाइटल लिख देते हैं, इंट्रो प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ये है बेटा। बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें कि a और b दोनों ही 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि a या b दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा तो x और y गायब हो जाएगा। तो ये कंपलसरी है कि a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, यानी कि यदि दोनों वेरिएबल x एंड y है, ये भले ही कांस्टेंट टर्म नहीं है तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन यदि x या y इस दोनों में से कोई गायब हो गया, यानी कि या तो a 0 हो गया या b 0 हो गया, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहेंगे। यदि a 0 हो गया इसका मतलब x गायब हो गया, और यदि b 0 हो गया इसका मतलब y वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो इसलिए हम इसको a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है यहां पर। ठीक है, तो बेटा ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और नाम से ही आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन यानी ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आज के पहले आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, है ना? जैसे ये आपने पढ़ा था कि ax प्लस b इक्वल टू 0, ये वन वेरिएबल में था, यानी जैसे 2x प्लस 3, इस फॉर्म का, है ना? इस फॉर्म का, जहां ये a और b कोई नंबर हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, या कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पे, है ना? a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी यदि x का पावर 1 है तो ये इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं वन वेरिएबल में। लेकिन अब यहां पढ़ रहे हैं कि लीनियर ही इक्वेशन होगा, लेकिन वो दो वेरिएबल में होगा, यानी x और y दोनों की पावर 1 होगी और x और y दो वेरिएबल होंगे इसमें। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरह से हम यदि कहें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल दिखाइए, तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। a और b की जगह पे कोई भी रियल नंबर आप लिख सकते हैं, कोई भी रियल, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई भी रियल नंबर, चाहे कोई फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, कोई भी नंबर यहां हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। और यदि c नहीं भी है, सिर्फ आप कहो कि 3x प्लस 4y है इक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। और लीनियर नाम से ही आपको पता है कि इसका यदि ग्राफ खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे आपने ग्राफ खींचा तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन आई। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर भी यदि आप ग्राफ खींचोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। यानी x और y का पावर यदि 1 है तो इसी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा।
और ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक ग्राफ खींचते हैं हम और इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये नई चीज है तो एक बार हम इसको ग्राफ खींच लेते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप यदि जरूरत समझिए तो इसको नोट कर दीजिए, या पहले आप समझ लीजिए, बाद में वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बेटा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपने समझ लिया। अब एक हम एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि सही में क्या ये दो वेरिएबल में है तो इसका जो है वो आ रहा है क्या इसका। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसमें अब देखो बेटा, हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, कि ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि यदि माइनस को मैं इधर रख कर दूं ऐसे ऐसे, तो यही वाला चीज बन गया ना, यही वाला चीज तो बन गया। तो कहने का मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ax प्लस b इज इक्वल टू माइनस c, और चूंकि कांस्टेंट है जो भी माइनस c की वैल्यू होगा हम कुछ भी इसको मानेंगे, यानी c मान लो इसको, या चाहे कोई एक कांस्टेंट k मान लो। तो कहने का मतलब कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि x भी है, y भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तीनों प्रेजेंट है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। यानी वो ax प्लस by माइनस के इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, या लिख दीजिए ax प्लस by इज इक्वल टू k। ये दोनों ही चीजें, ये या मतलब ये दोनों ही चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है बेटा, यानी इसमें तीनों ही टर्म प्रेजेंट रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अब इसी पर हमें पता है आपको कि बेटा कि इसका क्या करना है, हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचे हैं, आप 9th क्लास में पढ़े हैं। x या y किसी भी चीज के लिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए y की वैल्यू मान लीजिए हम निकाल लेते हैं। तो क्या लिखोगे, यहां पहले लिखोगे 3y इजकल टू 5 माइनस 2x, ये लिखेंगे 3y इजकल टू 5 इधर गया तो राइट साइड प्लस हो गया माइनस 2x, और y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। अब इसमें 2-3 पॉइंट हम निकालेंगे बेटा, है ना, 2-3 पॉइंट आप निकालोगे इसमें। ठीक है, चलिए निकालिए। तो ठीक है जी, तो ये है x और ये है y। कहने का मतलब कि यदि f की वैल्यू यदि हम यहां रखते जाएंगे तो y की वैल्यू जो निकलेगी वो हम इफ x इक्वल टू। अब बताइए यहां पर हमें ग्राफ खींचने के लिए बेटा, ये तो हमारा 10th क्लास का सिलेबस में नहीं है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन जो बच्चा 9th क्लास में जिनको अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है वो भी थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि हम कैसे ग्राफ खींचेंगे। बेटा x की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि x की वैल्यू कुछ भी लेने से ये यदि फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में हम इसको दिखाना, फ्रैक्शन में पॉइंट को डिनोट करना कार्टेशियन प्लेन में, यानी कि ग्राफ पेपर पे फ्रैक्शन वाले पॉइंट को डिनोट करना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हमें लगती है। तो हम कोशिश ऐसा करेंगे कि ये फ्रैक्शन में न आए, x की ऐसी वैल्यू लें कि x का भी वैल्यू भी रियल मतलब कि नेचुरल नंबर हो, यानी कि होल नंबर हो, और y भी होल नंबर में आए। इस तरह से हम ले लेंगे तो हमारे लिए ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा। तो देखो यदि हमें पता है कि 5 माइनस 2 3 और 3 3 कट के 1 बन जाएगा। तो यदि x की वैल्यू यदि हम 1 ले लें, 1 x की वैल्यू, यानी यदि x की वैल्यू यदि हम 1 ले लेते हैं बेटा, तो y की वैल्यू भी क्या आएगा, y की वैल्यू भी 5 माइनस 2 इंटू 1 बाई 3,
यानी कि 5 माइनस 2/3 यानी कि 3/3 1। तो y की वैल्यू भी 1 आ गया। एक तो बड़ा हमें अच्छा पॉइंट मिल गया। अब जब x एक आपने रख लिया, एक y भी रख के हम देखें कि y की वैल्यू यदि हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू हम 0 किस पे होगा। y की वैल्यू यदि हम कह रहे हैं कि यदि यहां से यदि हम, अब देखो x की वैल्यू यदि आप 0 लो, x की वैल्यू 0 लोगे तो 5 माइनस 2 कि 5/3 आ जाएगा। x की वैल्यू यदि आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5/3 आ जाएगा, जो कि एक फ्रैक्शन है, इसलिए हम 0 रखना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हम कुछ दूसरा सेलेक्ट करते हैं, जो फ्रैक्शन को बचाने के लिए हमें कुछ दूसरा सेलेक्ट करना है। तो 1 रखने से हमारा काम बन गया। अब 2 रखेंगे x की वैल्यू तो क्या होगा, 4 बन जाएगा। अब 5 माइनस 4 1/3, ये भी हमारे लिए सुटेबल नहीं बनेगा। 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 5 माइनस 6 1/3, ये भी हमारे सुटेबल नहीं है। 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 8 माइनस 5 3। अब देखो x की वैल्यू यदि 4 रख दो, x की वैल्यू यदि 4 रख दे हम, x की वैल्यू 4, तो क्या होगा बेटा, 5 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4/3, यानी कि 5 माइनस 8/3, यानी कि -3/3, यानी क्या बना, ये -1 बना। ये पॉइंट भी हमारे लिए काम का आ गया। जैसा आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा बेटा कि कम से कम 3 पॉइंट लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए 3 पॉइंट, लेकिन एग्जाम्पल बुक अगर हम देखोगे 2 पॉइंट में ही ग्राफ खींच देता है। तो आखिर एक्चुअली बात ये होती है कि 3 पॉइंट लेने से हमारे यदि कोई गलती होती है ना तो हमारे चेक में आ जाता है, ये बात है। ये सॉल्यूशन में कहीं कुछ गलती तो ना हो, तो 2 पॉइंट को मिलाओगे ना तो तीसरा नहीं मिलेगा उससे। तो इसलिए हम 3 पॉइंट लेने की बात करते हैं। अदरवाइज यदि आप कंफर्म है कि 2 पॉइंट आपने बिल्कुल सही लिया है ये, तो 2 पॉइंट से भी आप लाइन खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम कोशिश करें कि जो बच्चे लोगों को समझ में थोड़ा अच्छी तरह से नहीं आया होगा और वो जो समझना चाह रहे हैं उनके लिए 1 पॉइंट और सेलेक्ट करिए, 1 पॉइंट सेलेक्ट करिए। और तो क्या लिखेंगे यहां पर, मान लीजिए कि हमने 4 लिया। अब कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला यदि 3 का मल्टीपल आएगा तो नीचे वाले से कट जाएगा और वो हमें होल नंबर मिलेगा। तो 4 2 जा 8 माइनस 3 -3, 5 2 जा 10, 5 लेते हैं जैसे 10 माइनस, तो 10 बाई मतलब कि 10 माइनस 5 यानी फिर 5 भर जाएगा। 11 11 दूना 22 में से 5 जाएगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, ये 5 2 जा 10, 11 2 जा 11, यदि हम लेते हैं यहाँ पे 6 लेते हैं, 6 2 जा 12, 12 माइनस 5, तो ये भी 7/3 आ जाएगा। इसके बाद 12 हो गया, 6 7 में 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ गया। ये बात सही है। तो 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7, 5 माइनस 2 इंटू 7/3, तो क्या हो गया 5 माइनस 14/3, तो -9/3, यानी कि 3 3 जा -3, यानी -3 आ गया। तो यदि x की वैल्यू आप 7 लेते हैं, तो x की वैल्यू यदि 7 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। तो इस तरह से 3 पॉइंट आपको मिल गया, तो दिस इज सफिशिएंट। आप इस पे आप ग्राफ खींच सकते हैं। कैसे ग्राफ खींचेंगे, चलिए ये ग्राफ पेपर तो हमारे पास नहीं है यहाँ पे, हम तो रफली आपको आइडिया देंगे, लेकिन आप जो है अपने घर में ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो अच्छा। एक चीज बेटा मैं और एडवाइस करूंगा, देखो हम रफली खींचते हैं इसके ऊपर में, और आप लोग सोचते हैं कि काम तो चल जाएगा, चलो सर ने बता दिया है, टीचर ने बता दिया, और होता है यार स्ट्रेट लाइन होता है, चलो होता है मान लिया, लेकिन आपने ग्राफ खींचा नहीं। देखो बेटा, ये मान लीजिए कि वो पॉइंट आपका वीक रह गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छी तरह से वो बात फीड नहीं हुई है, आपको एक इल्यूजन सा बना रहता है लाइफ लॉन्ग बेटा,
इसलिए प्लीज 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 एक बार आप ग्राफ को जरूर खींचिए अपनी कॉपी पे, ग्राफ पेपर पे, एक ही बार, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक बार खींचिए, पेंसिल और स्केल लेकर बैठिए, एक बार खींचिए और खींचते चलिए, पढ़ते चलिए। घर का अपना यूट्यूब है, जब चाहे वो देखिए, टाइम पे कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए हर स्टेप आप लिखते चलिए, करते चलिए। वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए, फिर आगे बढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, इस तरह से करिए। जो भी करिए दुरुस्त करिए, ठीक है। ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी क्वालिटी, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन बिल्कुल सॉलिड पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे भी टीचर जब हमको ये कहते थे, हमारे प्रोफेसर जो पढ़ाते थे कि बेटा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन सही ढंग से पढ़ो, तो वो चीज हमें उस समय समझ में नहीं आती थी। बाद में हमने रियलाइज किया कि ये बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। हम अपने टीचर की बात नहीं मानते थे, हम अपने आप को समझते थे कि नहीं, वो जो कह रहे हैं उसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बेटा ये गलती है, हमें अपने से बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो। तो ये है बेटा। अब चलिए हम यहां पर ग्राफ खींचते हैं इसका। तो ये है आपका कार्टेशियन प्लेन। आपको पता है कि जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको एक्स एक्स डैश से करते हैं और इसको वाई वाई डैश से डिनोट करते हैं। ये 0 0 होता है, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से। देखिए 1 1, एक्स पे 1 तो वाई पर भी 1, तो एक्स पे 1 तो वाई पर भी 1, तो ये आपका एक्स पे 1 तो वाई पर भी 1, ये पॉइंट बना, ये पॉइंट बना। ओके, फिर 4 और -1, तो प्लस और माइनस किस में आएगा, इसमें आएगा। एक प्लस और माइनस इसमें आएगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो 4 चला हमने 1 2 3 4, और -1 ये हो, ये यानी कि ये पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट आया 1 2 3 4 और -1, फिर 7 और -3, तो 1 2 3 4 5 6 7 और -3 मतलब ये, और 1 2 3 ये मतलब ये वाला पॉइंट, ये हुआ। अब देखिए इन तीनों पॉइंट को यदि आप ग्राफ पेपर पर करोगे बेटा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। यानी एक्स और वाई का पावर जब भी 1 1 रहेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब इन सब पॉइंट्स को हम इसका सॉल्यूशन कहते हैं। इन सब पॉइंट को हम इसका सॉल्यूशन कहते हैं बेटा, सॉल्यूशन। यानी देखो ये पॉइंट इनफाइनाइट नंबर से बना है बेटा। देखो यदि आप इमेजिन करिए कि यदि पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हालांकि इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, मैं जस्ट आपको समझने की बात कर रहा हूं। ये इस तरह से पॉइंट है। पॉइंट एक इमेजिनरी स्पेस होता है जो कि कोई जगह नहीं लेता है, ऐसे समझिए। लेकिन आपको समझने के लिए मैं बड़ा बड़ा इसको होल बना दिया इस पे। तो ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन एक कार्टेशियन, एक कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट करता है। ये एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन, ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट द एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने 3 पॉइंट लिया 1 1, तो 1 1 के लिए कौन सा बना, ये बना। दूसरा पॉइंट 4 -1, तो 4 -1 ये बना। तीसरा पॉइंट 7 -3, इनका लिख भी देना चाहिए। जैसे मान लो ये क्या था आपका, ये 1 1 था, ये 4 -1 था, 4 -1 था, ये 7 -1 था, ये ऐसे। तो आपको लिख देना चाहिए ये चीज। तो इसी तरह से बेटा जो भी पॉइंट इस लाइन पे है, सिर्फ 3 पॉइंट हमने दिखाया, लेकिन इस लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन इधर भी एक्सीड कर रही है, इधर भी एक्सीड हो रही है।
तो इस पॉइंट के ऊपर में, इस लाइन के ऊपर में कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। हर पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे चलोगे तो उसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मान लीजिए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इस पॉइंट को हम यहां से ऐसे कर देंगे, तो एक्स एक्सिस पे चलिए, फिर वाई एक्सिस पे चलिए, तो करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई को हम देख लेंगे, एक्स पे कितना चले फिर वाई पे कितना चले, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन पर, इस लाइन का सॉल्यूशन होगा, इस लाइन के ऊपर में सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब कि इस पॉइंट पे आप इनफाइनाइट पॉइंट निकालते जाइए इस तरह से 1, 4, 7 और फ्रैक्शन में भी होंगे, जो फ्रैक्शन में भी होंगे ऐसा। अब इसमें जो हम निकालेंगे तो फ्रैक्शन में भी आएंगे ये। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट इस पे आते जाएंगे वो सारे के सारे पॉइंट इन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो इस लाइन पे लाई करते हैं। यानी ईच कोऑर्डिनेट पॉइंट रिप्रेजेंट ए लाइन ऑन दिस लाइन, या कहिए कि इस लाइन के ऊपर में जो भी पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दो बातें हैं बेटा यहाँ पे। क्या क्या दो बातें हैं? सो आप यहां पर ध्यान रखिए कि पहली बात यह है कि ईच कोऑर्डिनेट ये ईच कोऑर्डिनेट पॉइंट, ईच कोऑर्डिनेट यहां पर जो आप बना रहे हैं, ईच कोऑर्डिनेट विल represent a point on the line। पहली बात, ईच कोऑर्डिनेट का मतलब क्या बेटा? यहां पे जो भी कोऑर्डिनेट बनाइए, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखिए, चाहे कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, तो वाई एक ना रियल नंबर आएगा यहाँ पे। यहाँ पर तो हमने आपको नेचुरल नंबर रखा था, इसलिए रखा था कि हमें फ्रैक्शन आना है कि लाइन खींचने में आसानी रखे। लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं ना, और वाई की वैल्यू तो कुछ भी आएगी। तो इस तरह से जो भी पॉइंट आपको मिलेगा वो हर पॉइंट इस लाइन के ऊपर में कोई ना कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। और ईच पॉइंट ऑन द लाइन, ईच पॉइंट ऑन द लाइन will represent the, each point on the line will satisfy, लिखिए, satisfy the equation of line। अब बेटा इसका मतलब थोड़ा फिर समझिए कि इस पॉइंट पे कोई भी लाइन ले लीजिए, कोई भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट निकाल करके और इसमें डाल दीजिए तो वो सेटिस्फाई करेगा, वो इस लाइन को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ये लाइन है, इस लाइन पर रैंडमली मानिए दिस इज ए पॉइंट, इस पॉइंट को आप यहां से ऐसे करके इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। देखिए एक्स एक्सिस पे आइए, फिर वाई एक्सिस पे चलिए, तो मान लीजिए इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट आया। अब ये x1 y1 को इसमें डाल दीजिए आप, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी x में यहां पर वैल्यू डालेंगे, फिर y में डालेंगे, और LHS को जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा बेटा। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट के ऊपर में कोई भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उठाइए, इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब that point will satisfy the equation of given line। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ये आप नोट कर ले तो क्या अच्छा है बेटा, क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं तो आपको नोट जरूर करना चाहिए, लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए। वीडियो को बंद करके आपको थोड़ा कंसीडर करना चाहिए, और वीडियो बंद होने के बाद भी बेटा कॉपी में नोट कर लेना,
सफिशियंट नहीं है। आपको चाहिए कि जो बताया गया उस चीज को थोड़ा सोचूं, पॉन्डरिंग करूं, थोड़ा कंसीडर करूं कि क्या बताया गया है, किसके बाद आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन करना आसान होता है, क्वेश्चन तो अपना आंसर निकाल लोगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तरीका माइंड में बैठ जाता है, लेकिन थ्योरी को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। बहुत अच्छी बात होती है कि यदि आप थ्योरी भी समझें और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते चले तो, क्योंकि देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं कुछ कि जो टीचर एग्जामिनर होते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं वही देखते हैं कि बच्चा का फंडामेंटल चीज क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, ऐसे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के, जिसे कि किसी बुक में नहीं मिलेगा वो, लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना वो उसका आंसर दे देगा। तो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम क्या समझें कि दो वेरिएबल में यदि लीनियर इक्वेशन है, मतलब पावर 1 है, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात कि हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लाइन जो होगा उस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसका क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा। यानी हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप इसमें डाल दीजिए तो वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। या यहां से इस टेबल में से पॉइंट कोई भी उठाइए, इस तरह से टेबल बनाते जाइए, इस तरह से इनफाइनाइट बनाइए। हर पॉइंट किसी न किसी पॉइंट को लाइन के ऊपर में, वो लाइन के ऊपर में ही किसी न किसी पॉइंट का वो कोऑर्डिनेट होगा। ये जो टेबल आप बनाते जा रहे हैं इसमें से जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर पड़ने वाले किसी न किसी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूं मैं इसको, ठीक है। ये है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको कहते हैं हम। ये बेसिक चीजें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अब है बेटा कि अगला स्टेप क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यदि सेम वेरिएबल से, यानी हम दो वेरिएबल ले रहे हैं क्या, एक्स एंड वाई है, इन एक्स वाई ये वेरिएबल है। ऐसे यदि एक्स और वाई में आप अलग अलग कोफिशिएंट लेकर के, वेरिएबल सेम होना चाहिए, यानी मान लो ये 2x और ये 3y, और प्लस यहां पे कुछ भी रखो या मत रखो, ये लीनियर इक्वेशन तो बन ही गया। तो ये इक्वल टू 0, और x और y ही हो, कोफिशिएंट अलग हो, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये कुछ 7 हो गया, इक्वल टू 0 हो। सेम वेरिएबल से अलग अलग कोफिशिएंट रिप्रेजेंट, अलग अलग कोफिशिएंट जो हम बनाते हैं जो ये लीनियर इक्वेशन, ये दो अलग अलग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी ये लीनियर इक्वेशन भी किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये लीनियर इक्वेशन भी किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्स और वाई, एक्स में और वाई में ये एक लीनियर इक्वेशन है, और सेम एक्स और वाई में ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये दोनों को बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत छोटी सी बात है, पेयर ही आपको आएगा ही। अब यदि मान लो, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ये एक्स और वाई है, और यहां पर यदि वाई और जेड में बना दिया गया, वाई और जेड में ऐसे करके अलग इक्वेशन, दोनों वेरिएबल ही अलग ले लिया गया, तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दो इक्वेशन हो और वेरिएबल दोनों में एक्स और वाई ही हो, तो इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे। कहने का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा दो लाइन को रिप्रेजेंट तो करेंगे, तो दोनों लाइन कैसे हो सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट two lines that may be of form। अब देखो बेटा, यदि दो लाइन है और दो लाइन को आप एक ही साथ ग्राफ पे खींच रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे, तो डेफिनेटली ये आगे कहीं ना कहीं, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट तो है नहीं, ये आगे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी। है तो कहने का मतलब कि दो लाइन है तो दो लाइन या तो एक दूसरे को कट कर देगी या नहीं, यदि कट करेगी तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि और कुछ दूसरा होगा नहीं। मान लीजिए कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो ये L1 है, L2 है, तो या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, या तीसरा में हो सकता है ये कि दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड हो जाए। ये L1 है और ये L2 है, ये L1 है और ये L2 है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। किसी भी प्लेन में दो लाइन का यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी कहीं पे, या दोनों दूसरी लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगी, यानी पैरेलल हो जाएगी, या दोनों लाइन एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट करेगी, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड कर जाएगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप हो जाएगी। ये तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। अब बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद अब हम सब एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज आगे की, कब हम इक्वेशन देख के कैसे पता लगा लेंगे कि कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, कब पैरेलल होगी, कब एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 3.1 एक्सरसाइज। पहला एग्जाम्पल है इसका, सब एग्जाम्पल। एक बच्ची है, एक गर्ल है, अखिला, सी हैज 20 रुपीज और उसको मेले में दो तरह का गेम खेलना है, हुपा एंड ज्वाइंट व्हील। ईच हुपा कॉस्ट ₹4 और ईच ज्वाइंट व्हील कॉस्ट ₹3। एक्स बार वो हुपा खेलेगी और वाई बार ज्वाइंट व्हील खेलेगी। ठीक है बेटा, तो ये गेम है। अब ये कह रहा है कि हुपा जो है वो ज्वाइंट व्हील का हाफ है, हुपा जो है वो ज्वाइंट व्हील का हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि ये x है, यानी x क्या है, x है y का हाफ। लेट ये लेट किया हुआ है कि हुपा x बार खेलती है, लेट किया हुआ है ये चीज है कि वो गर्ल x बार हुपा खेलती है और y बार ज्वाइंट व्हील खेलती है। x जो है वो y का हाफ है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y, ऐसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y। इसका मतलब ये हुआ कि 2x इक्वल टू 2x इज इक्वल टू y। ये पहला इक्वेशन आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि हुपा वो जो भी खेलती है हुपा, तो एक हुपा में यदि 4 रुपीज का कॉस्ट हो रहा है तो एक्स हुपा में कितना होगा, 4x। तो 4x रुपीज उसका लग गया हुपा खेलने में। एक हुपा 4 रुपये का है तो एक्स हुपा कितने का आएगा, 4x रुपीज, यानी हुपा खेलने में उसका 4 रुपीज एक्सपेंड हो गया। और ज्वाइंट व्हील एक 3 रुपए का है तो वाई ज्वाइंट व्हील कितने बार का होगा, 3y। तो इस तरह से ज्वाइंट व्हील में 3y रुपीज, टोटल मिलाकर 20 रुपए उसके खर्च हो गए। तो इस तरह से दो इक्वेशन आप बना देंगे। अब ये तो हमने जो टेबल बनाया है ये तो हमने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया है, तो ये चीज आपको ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लेट नंबर ऑफ हुपा, लेट नंबर ऑफ हुपा आर x
and number of joint field is equal to y played by अखिला। ये then according to question, ये हो गया हमारा दो इक्वेशन बना। अब ये दो इक्वेशन हमारे ये बन गए, ठीक है। यानी आपके पास दो इक्वेशन क्या क्या हुआ, इसको मैं मिटा के फ्रेश लिख देता हूं। यानी 2x इज इक्वल टू y और 4x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इक्वल टू 20। ये इक्वेशन दो ये आपके इक्वेशन बने, ठीक है बेटा। कैसे बना आप समझ में आ गया आपको। तो 2x माइनस वाई, ओके, तो ये दो इक्वेशन बन गए आपके। तो इस तरह से हमने फाइनली दो इक्वेशन हमें मिला। तो इसलिए दो इक्वेशन का हमें ग्राफ खींचना है। यानी इक्वेशन क्या मिला आपको, x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिला 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये मिला। ये दो इक्वेशन, और इसी दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको टेबल बनाना है, फिर पॉइंट्स निकालने हैं आपको। तो पहला इक्वेशन से आप x इक्वल टू 2y बना, x इक्वल टू 2y, और यहां आप x और y, तो x इक्वल टू y की वैल्यू यदि आप 0 लेते हैं तो x की वैल्यू दी 0, और y की वैल्यू यदि आप 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। तो इस तरह से पॉइंट आपको दो मिले यहाँ पे 0 0 एंड 0 0 एंड 2 1, ये दो आपको पॉइंट मिले, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा इक्वेशन लीजिए। यहां से 3x प्लस 4y से आप यहां से अपन निकालिए। तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 20 माइनस 3x, 20 माइनस 3x, 20 माइनस 3x, और ये 4 यहां आ जाएगा, तो ये 4 ऐसे आ जाएगा। तो यहां से टेबल बनाइए। तो ये x है, ये x है, ये y है। तो x की वैल्यू यदि आप क्या रखें ताकि हम फ्रैक्शन से बचें, हमें ये चाहिए कि फ्रैक्शन ना आए। फ्रैक्शन को प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन आने से बचे। यदि एटलीस्ट एटमोस्ट यदि नहीं बच सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो तो हम प्लॉट कर ही देंगे। लेकिन यदि फ्रैक्शन अवॉइड हो सके तो अच्छी बात है। तो यहाँ हम क्या रखें ताकि फ्रैक्शन को अवॉइड किया जा सके। तो पहले यदि x की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो 20 में 4 कट सकता है, 20 से 4 कटेगा। तो x की वैल्यू यदि 0 रख दें हम, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू, यानी ये पूरा क्या हो गया, कट गया, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और दूसरा एक और x की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 4 रख दें, x की वैल्यू 4, तो 4 3 12, 20 में से 12 जाएगा 8, 20 में से 12 जाएगा 8, तो 8/4 यानी कि 2। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू एक ये आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं ठीक से। 20 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 4, यानी 20 माइनस 12/4 यानी कि 8/4 यानी कि 2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दो वैल्यू मिला ये। तो ये दोनों वैल्यू को हम लेकर के अब ग्राफ खींचेंगे और इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए ग्राफ खींचते हैं।
ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ठीक है, इसका नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से हम नंबरिंग कर देंगे इसको। ठीक है, ये 0 0 है, तो पहला 0 0 0 0 तो ये हो जाएगा बेटा, 0 0 तो ये हो जाएगा। इसके बाद 2 1, तो 2 x ये चलिए और 1 ये हो जाएगा, ये तो हो गया 0 0, और ये हो जाएगा 2 1, और इस तरह से ये ग्राफ आप खींच दीजिए, तो ये आपका ग्राफ बना। और ये किसका ग्राफ है? ये इसका, x = 2y। तो ध्यान रखिए x = 2y। इस तरह से आपने पहला ग्राफ खींच दिया। अब दूसरा है, दूसरे का पॉइंट क्या है? 0 5 0 5 और 4 2। तो 0 5 क्या होगा? 0 5, तो 0 तो यही है, 0 5 मतलब ये हो गया आपका 0 5, और 4 2 4 तो ये है और 2 ये, यानी ये आ गया आपका 4 2। तो इस तरह से ये, मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये इस तरह से आपका ये मान रहा, यानी इसमें लिखिए 3x + 4y 3x + 4y = कितना? 20। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ये जो हम 3 टाइप के ग्राफ बात किए थे कि या तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा, या पैरेलल होगा, या दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, तो ये पहले टाइप का ग्राफ मिला। यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए पॉइंट। तो ये यही इतना ही करना था। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। इसको हम क्या है, ग्राफ खींचना तो आप पहले भी 9th क्लास में 8th क्लास में भी जो एनसीईआरटी के अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं, RS अग्रवाल या RD शर्मा की बुक उनमें दिया हुआ है, तो थोड़ा तो नॉलेज 8th क्लास 9th क्लास में भी आपको मिला हुआ है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसका कह रहा है रोमिला वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड इरेजर। एक बच्ची है जिसका नाम है रोमिला, है रोमिला। ठीक है बेटा, तो एक रोमिला बच्ची है, रोमिला, और ये जा रही है स्टेशनरी शॉप में, तो पेंसिल एंड इरेजर खरीदना है इसको। पेंसिल एंड इरेजर ये खरीदना है। ओके, अब है बेटा 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। रोमिला 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर खरीदती है। ये नंबर ऑफ पेंसिल एंड नंबर ऑफ इरेजर है। तो 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, और इस तरह से उसके पास टोटल रोमिला के पास कितने हैं? 9 रुपीज, और 9 रुपीज उसने एक्सपेंड कर दिया, यानी कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है वो। ठीक है, और इसके बाद सोनाली saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser। 4 pencil and 6 eraser जो है वो सोनाली खरीदती है। ठीक है, सोनाली ने खरीदा, ये है सोनाली का परचेजिंग। अब ये कह रहा है कि रोमिला
एंड 4 पेंसिल, उसके पास 18 रुपीज है और 18 रुपीज उसका एक्सपेंड हो गया इस तरह से। ठीक है बेटा, तो अब है कह रहा है कि इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करिए। अब बेटा देखो, आपको ये पता है कि हमें यहां पर वेरिएबल लेना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये जो चीज है ये हमारे नॉलेज के लिए, क्योंकि ये लिखने के बाद हमें बुक देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने ये चीज लिखा। ठीक है, लिखेंगे ये लेट रोमिला ने एक्स पेंसिल और वाई इरेजर खरीदा। ठीक है, यानी कि लेट रोमिला परचेस्ड एक्स पेंसिल एंड वाई नहीं। सॉरी, यहां पे बेटा एक पेंसिल, ये तो दिया ही हुआ है, पेंसिल और इरेजर की कीमत तो दी हुई है, नंबर तो दिया हुआ है, हमें इसकी कीमत नहीं दी गई है। ठीक है ना, कीमत हमें नहीं दी गई है, तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज इक्वल टू रुपीज वाई, ये हम लेंगे। देखो यहां हम कॉस्ट ही यहां पर ये करेंगे, लेट करेंगे, क्योंकि नंबर तो हम लेट करेंगे नहीं, नंबर तो डेफिनिट है, वो तो दिया ही हुआ कि इसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदा, तो लेट एक्स पेंसिल और एक्स इरेजर तो मीनिंगलेस हो गया यहां पर। तो हम, लेकिन पेंसिल और इरेजर की प्राइस कितनी है ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो ईच पेंसिल और इरेजर का हम कॉस्ट यहाँ पर लेट करेंगे, और वो हमें पता है कि इसने 9 रुपीज खर्च किया, इसने 18 रुपीज खर्च किया। तो लेट एक पेंसिल है x रुपीज की और एक इरेजर है y रुपीज की, तो रोमिला के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, फॉर रोमिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पेंसिल खरीदा, तो 2 पेंसिल कितने रुपए की बन जाएगी, एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल 2x रुपीज की हो जाएगी, और 3 इरेजर, एक इरेजर y रुपीज का है तो 3 इरेजर 3y रुपीज का हो जाएगा, यानी टोटल रुपीज हो गया 2x प्लस 3y, जो कि इक्वल है किसके, 9 रुपीज की, क्योंकि टोटल उसने 9 रुपीज खर्च किया है, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, रोमिला के लिए इक्वेशन ये बना, और सोनाली के लिए, फॉर सोनाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदा, तो 4 पेंसिल कितने का होगा, एक पेंसिल x रुपए की, तो 4 पेंसिल 4x की, और 6 इरेजर, एक इरेजर y रुपए का है तो 6 इरेजर 6y रुपए का हो जाएगा, तो टोटल 6x प्लस 4y खर्च हो गया, और ये टोटल 18 रुपीज के बराबर है, तो ये 18 रुपीज। तो इस तरह से सोनाली के लिए ये इक्वेशन बनेगा। तो इस तरह से बेटा 2 इक्वेशन बना आपका, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो रफ में आपने बना सकते हो अपने समझने के लिए, ताकि ऐसे लिखने में से फिर आपका कंफ्यूजन नहीं रहता है और बुक पे डिपेंडेंट आप नहीं रह जाते हैं। तो इस तरह से ये 2 इक्वेशन बने आपके। अब ये हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन से ही मतलब है, अब ये बाकी की चीजों से हमें मतलब नहीं है, और इन्हीं से हमें इक्वेशन, इन्हीं से हमें क्या बनाना है, ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी जरूरत नहीं रही। अब हम
इससे हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए पहले इसमें आप निकालिए किसी की वैल्यू। y इजकल टू 3y इजकल टू 9 माइनस 2x और y इजकल टू 3 आ जाएगा नीचे। पहला इक्वेशन हो गया ये, y इजकल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3, और इससे आप x और y की वैल्यू के लिए एटलीस्ट 2.2 निकालिए, 2 या 3। तो यदि x की वैल्यू यदि 0 रख दें हम, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 या 9 3। x की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 2 रखें, तो 2 रखें तो 4 हो जाएगा, तो 4 9 में से 4 जाएगा, 5/3 फ्रैक्शन में आ गया, तो हम नहीं रखेंगे। 3 रखें यदि 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं, x की वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, सॉरी x की 2 पे तो हुआ ही नहीं, अब हम 3 रखेंगे, 3 x की वैल्यू 3 है, 3 2 जा 6 और 9 में से 6 जाएगा 3, 3/3 यानी कि 1। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 पॉइंट हमें ये मिल गया इसके लिए। तो हम 2 पॉइंट हमारे लिए सफिशियंट है, इसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पॉइंट क्या बने आपके, पॉइंट्स बने आपके 0 3 एंड 3 1, ये 2 पॉइंट बने इससे। अब इस पे आइए, इस पे अब देखिए बेटा, ये इक्वेशन भी यदि देख रहे हैं, इसमें यदि आप 2 कॉमन ले लीजिए 2, तो ये 2x प्लस 3y इजकल टू 18, तो ये 2 से कट के क्या बचता है 9, यानी 2x प्लस 3y इजकल टू 9। तो ये सेम ही इक्वेशन बन गया, 2x प्लस 3y इजकल टू 9, सेम इक्वेशन बन गया। तो यहां भी पॉइंट यही आएगा, यहां भी सेम पॉइंट्स आएंगे। तो लिखोगे यहां पर सेम पॉइंट्स एज इक्वेशन 1, एज इक्वेशन 1 विल रिपीट हियर। ठीक है, यानी यहां भी हम कहें तो एक तरफ से कहेंगे 0 3 और 3 1, ये पॉइंट हमें रिपीट करेगा। यानी आप देख रहे हैं अल्टीमेटली यही इक्वेशन है, ये भी दोनों सेम ही इक्वेशन है। तो इसलिए जो ग्राफ इसका बनेगा वही ग्राफ इसका भी बनेगा, अलग अलग ग्राफ नहीं बनेंगे इसके, बस लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी है, आपको बनाना तो है ही। तो चलिए तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3 -1 -2 -3, तो 0 3 मतलब ये, और 3 1 मतलब ये और ये बन गई आपकी लाइन। तो बेटा ये लाइन के ऊपर में क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इजकल टू 9, और इसमें भी तो सेम आएगा। तो यही लाइन ये सेम, इसी के ऊपर में ये लाइन जो है ओवरलैप हो जाएगी, सेम लाइन। और इसको भी आप ऐसे ही कर दीजिए कि ये भी दोनों एक एंड पे ये लिख दीजिए, दूसरे एंड पे इसके ये लिख दीजिए, क्या 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो ये आपने देखा कि पहला हमारा ग्राफ ऐसे आया था, दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे आ गया, दोनों एक दूसरे तो क्या हुआ है, ओवरलैप हो गए। तो ये 2 टाइप का ग्राफ आपने देखा। तो तीसरा हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 रेल्स, रेल तो आपको पता ही है पैरेलल होती है,
रेल नाम देने से ही आपको पता चल गया, रेलवे लाइन ये ऐसे ही होती हैं एक दूसरे के पैरेलल। हमें एज्यूम करना है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो ये कह रहे हैं टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2i माइनस 4। x प्लस 2i माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा है कि 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है बेटा, 2x प्लस 4y माइनस 12। अभी कह रहे हैं कि इनका ग्राफ खींचिए आप। तो चलिए निकालिए इसमें x इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2y, 4 इधर का प्लस हो गया माइनस 2y। तो इसके पॉइंट बनाइए x एंड y। तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। y का वैल्यू यदि 0 हो गया तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 2y कैंसिल हो गया, तो ये x की वैल्यू 4 आई। y की वैल्यू यदि 1 ले लें तो y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 2 1 2, 4 में से 2 4 में से 2 2, तो x की वैल्यू 2। तो इस तरह से दो पॉइंट मिले आपको। चाहे तो इसमें तो जितने भी पॉइंट चाहे निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आसान इसमें फ्रैक्शन में आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये यहां पर y वैल्यू निकालिए यहां पर। तो 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x, y इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 4। 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x और y इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 4। इसमें से 2 कॉमन लेंगे हम, तो 6 माइनस x डिवाइडेड बाई 4। तो ये बना 2 2 जा 4, यानी कि y इक्वल टू 6 माइनस x बाई 2। ये हमारा ये। अब यहां से आप पॉइंट निकाल सकते हैं x और y लिख के। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, 2 3 जा 6 3। x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 4 में से 2 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको मिल गया। अब इनका ग्राफ खींचिए। वन 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 और इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5। अब इसको खींचिए पहला। तो 0 यहां पॉइंट क्या क्या बने, पॉइंट्स यहां पे, यहां पॉइंट्स 4 0 और 2 1। ये याद रखिएगा पहला x ही लिखा जाता है, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। बट ऐसा नहीं कि पहले y लिख दोगे 4 लिख दोगे, एकदम गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा पहले x वाला लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में जो पॉइंट्स बनाते हैं इसमें पहला x ही लिखेंगे, फिर y लिखेंगे। इसमें x लिखेंगे, y लिखेंगे। पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, पहले 4 होगा, फिर 0 होगा। यहां भी लिखोगे तो पहले पॉइंट क्या बना आपका, यहाँ पॉइंट्स पहले x यानी कि 0 और 3 और दूसरा 2 2। ये ध्यान रखने की चीज है। तो चलिए 4 0, तो 4 तो यहां आ गया, 0 मतलब ये 4 0 हो गया, ये 4 0 हो गया। और दूसरा 2 1, तो 2 1 तो ये होगा, 2 ये और 1 ये हो गया 2 1। तो ये आपकी लाइन बनी, ये आपकी लाइन बनी। और इस लाइन पे क्या लिखेंगे, ये इसका नाम दीजिए x प्लस 2y माइनस 4।
x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बन गया। दूसरे को खींचिए तो 0 3, 0 3 तो 0 है ये, और 3 मतलब ये, 0 3 मतलब ये, 0 3 का मतलब 0 1 2 3, और दूसरा 2 2 तो 2 ये, और 2 1 1 2 1 2, यानी एक्चुअली ये लाइन जो है थोड़ी लाइक दिस, और 2 ओवर 2, एक्चुअली लाइन जो है ये 2 2 यहां मतलब करीब आएगा, ऐसे समझ लो। तो 0 3 और 2 2 लाइक दिस, तो ये भी ऐसे होगा कुछ लाइक दिस, ये ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा कुछ, यानी ये ग्राफ दो रेल का है, यानी ये दोनों ग्राफ पैरेलल जाएगा, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो आपने इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे आप क्या, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये ग्राफ खींचने तो आपको आता ही है, ये इतना ही था इसमें कि ग्राफ कैसे खींचते इसका, ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था आपका, 10th क्लास में है ये इंपॉर्टेंट पार्ट, बस इतना दिखाना था कि ये दोनों 3 ग्राफ आपने खींचा, तीनों ग्राफ 3 तरह का है। पहला क्या था, पहला था कि एक दूसरे को क्रॉस किया, दूसरा एक दूसरे को ओवरलैप किया, और तीसरा दूसरे का पैरेलल आता है। तो ये 3 तरह का ही आपका ग्राफ आपका रहेगा। तो इसके बाद है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो हम करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब आप देखेंगे इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इनका लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन हमें पढ़नी होती है। तो बेटा इस ग्राफ, इस इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में यही 3 क्वेश्चन थे सॉल्व एग्जांपल में। इसके बाद हम सॉल्व एक्सरसाइज करते हैं जो अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में आप यहीं पर रुक जाइए, अगले वीडियो का इंतजार करिए अगला। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है बेटा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।